Thank you very much for your kind words. I am thankful to Enamullah Sahib who invited me 1 week back, and I'm also thankful to Jamaat Islami, this educational branch. Exactly, I don't know the name, but three or four organizations have been included in that. That is MTV and IITA, FMEII. Dear friends, my topic is issues of mental health and guidance. Uh, Respected teachers, really it's a good time to interact on a burning issue that is mental health. It has been prevailing and it will prevail. It's very difficult for me to uh, give a lecture to the teachers because the teachers, whether at the primary level or secondary level or university level, they are not used to listen others, but we all the teachers are used to speak. Anyway, uh, it will not be a lecture; it will be an interactive session. So my request to everyone is, if you feel uh, any issue, if you feel any problem, you please raise your hand. You are free. You can ask. You can advise me in between too. Uh, जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, ये टॉपिक कोई बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये कंसेप्ट बेसिकली आया कहाँ से, कैसे हुआ। बेसिकली बिफोर 1992 अमेरिका में ये हुआ कि बहुत से लोग अ, जहनी तौर पर परेशान थे, और जब उनका खर्च कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि जो जिस्मानी बीमारी है उससे कहीं ज़्यादा इस पर खर्चा आ रहा है। तो 1994 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों ने रब्ता किया और कहा कि एटलीस्ट वन डे इन ए ईयर वी कैन ऑब्जर्व और सेलिब्रेट मेंटल हेल्थ डे। और उसका बेसिकली एम क्या था कि लोगों के बीच मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाए, उससे क्या परेशानियां हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसी जुमरे में हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसमें कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चों को, उनके गार्जियन को, सबको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और हर साल एक वो स्लोगन देते हैं जो कि बहुत मानी खेज होता है। 1900 2005 में आ, एक उन्होंने स्लोगन दिया, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। इफ यू एनालाइज दिस लाइन, then we can understand the significance of mental health. मैं बाद में बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, लेकिन इस जुमले की तरफ अगर आप लोग देखिए तो साफ तौर पे ये कहा गया कि जो आदमी मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसको बीमार वाली कैटेगरी में डाले। यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। हम जिस इश्यू पे बात करने जा रहे हैं वो डे टू डे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जो हमको परेशान करते हैं, हम हो या हमारे बच्चे हों। दूसरा मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम ये है कि जो अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम लोगों की बस की बात नहीं होती है, वो साइकेट्री के पास जाना पड़ता है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कि हम लोग उस ग्रुप में आ जाएं जहाँ पे हम ज़्यादा जहनी तौर पर परेशान हो और हमें दवा की ज़रूरत पड़े या साइकेट्री की ज़रूरत पड़े। वैसे भी इंडिया में साइकेट्री की, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है as compared to the other developed country. So it was said that there is no health without mental health. It means that physical health
इज लेस इम्पोर्टेंट देन मेंटल हेल्थ। आप थोड़ा सा इसको एनालाइज ऐसे करके देखिए, अगर आप जहनी तौर पे बिल्कुल फिट हैं और कोई फिजिकल तौर पे आपको कोई बीमारी है, तो शायद आपके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ती, आप कोप कर लेते हैं। यू कैन टेक मेडिसिन, यू कैन consult the doctors, and they can you get rid of that type of any disease. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ लेवल पे अगर आपको कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेन है, या माइल्ड टाइप ऑफ आपको कुछ डिप्रेशन हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं होगी। दो बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर इम्पोर्टेंट फॉर द वेल बीइंग। फिर उसके बाद आप एक चीज़ और देखें कि 30-40 साल पहले हम लोगों के जितने गार्जियंस होते थे वो कहते थे कि खूब खाओ, तंदुरुस्ती मेंटेन करो, बट नाउ इट इज एवरी पेरेंट्स, एवरी गार्जियंस, स्कूल टीचर्स, they are focusing on mental health. Even the government also is focusing on mental health. 2022 में WHO ने कहा कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, 2024 में कहा मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यानी कि जहनी तौर पे तंदुरुस्ती रहना हमारे हर सिटीजन का काम है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मेंटल हेल्थ है क्या, वो जो है वो क्यों जरूरी है हमारे लिए? अगर आप मेंटल हेल्थ को देखें तो इट कंपासेस ऑल आवर व्हाट इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, एंड इट इफेक्ट्स आवर थिंकिंग, फीलिंग, परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड एक्शन। आप इसको फिर एनालाइज करें कि इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, जज्बात क्या है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, सोशल वेलबींग क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके जिंदगी के तमाम हिस्से वो आपको ठीक ठाक रहना चाहिए। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इमोशन को ले रहा हूँ, जज्बात को ले रहा हूँ। वी नो दैट देयर आर 27 काइंड्स ऑफ इमोशंस इन विच द मेजॉरिटी इमोशंस आर द नेगेटिव वन। नेगेटिव ज़्यादा होता है, गुस्सा आना, क्वारल करना, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर आपका किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, घर में हो, दफ्तर में हो, या चलते फिरते हो, कहीं हो, तो शायद आप टेंशन में रहते हैं। लेकिन एक लाइन में अगर कहा जाए कि आप मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं, तो एक लाइन का जवाब ये होगा आपका कि मेंटल हेल्थ इज द फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड एन इजी गोइंग टेम्परामेंट। मेंटल हेल्थ इज द फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इजी गोइंग टेम्परामेंट। मैं दूसरे इसको अल्फाज में ये कहूँ, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर डे टू डे लाइफ, देन इट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी। एक बहुत ही एक लाइन, पतली सी लाइन अगर खींच दीजिए कि इफ यू आर सेटिस्फाइड सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग विथ योर परफॉर्मेंस, with your duties, with your relationship, with your emotions, uh, then it means you are mentally healthy. अगर नहीं है तो हम उसको mentally healthy हम उसको नहीं मानते हैं। So जो mentally healthy लोग होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहला तो ये है, mentally healthy people are enjoy their life। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। अगर किसी का इस पर तवक्कुल है और उसको कोई बीमारी भी होती है, कुछ और भी होता है, अगर यही अगर बात सोच लेता है कि जो अल्लाह ताला ने जितने दिन की ज़िंदगी दी है उसको हमें एंजॉय करना है, और वो अगर डेली वो करता है, इसका मतलब कि वो मेंटली हेल्दी है। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा, दोस्तों को देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक वो खुश रहते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, नागवार गुजरती हैं, देन जैसे कि नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेट अस एंजॉय द मोमेंट।
सो एवरी मोमेंट जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो एंजॉय करते हैं, और ये हकीकत है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग अल्लाह पे छोड़ के उस पर तवक्कुल करके जो है आ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं। दे फील एनर्जेटिक, सुबह से शाम तक एक तरह की एनर्जी उनमें पाई जाती है, और वो एनर्जी उनकी कभी डाउन नहीं होती है। सुबह में वही एनर्जी होती है जो कि रात में वो एनर्जी होती है। और आप एक चीज़ और देख लें कि साइकोलॉजी जो है, नफ्सियात जो है, 100% इस्लाम से जुड़ी हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस्लाम ने ना कही हो और उसका हमारे उस पर असर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि फरमाया गया कि नमाज के बाद अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। वहीं पे अगर फजर की नमाज पढ़ के अगर 2 घंटा सो जाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है, आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। दिन भर आपको लगेगा हैंग अप रहेंगे, आप मन नहीं लगेगा किसी काम में, फिर होगा कि सो जाए। देन थर्ड पॉइंट इज नॉट एक्सेसिवली अफ्रेड। mentally healthy people, they never afraid of anyone. डर लगता है, हम एक्सेसिव की बात करते हैं, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी में, डेली की जिंदगी में या आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अगर आपने डर बैठा लिया तो शायद कोई काम नहीं करेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए कि अगर डर हो गया है, ज्यादा डर हो गया किसी काम के लिए, अगर मेरे अंदर ये डर बैठ गया रहा था, मुझे लेक्चर देना है, 1 घंटा बोलना है, इंटरेक्ट करना है, पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, अगर ये डर बैठ गया तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप रोड पे चल रहे हैं, अगर ये डर बैठ गया आपके अंदर कि हमें एक्सीडेंट हो जाएगा, ला मोहल्ला कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहा हूँ कि व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग। They are spreading the fear amongst the public. Earlier they spread fears among the Muslims, and now they are spreading fear among those who do not follow their philosophy. Uh, जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो अल जजीरा की किसी एक प्रेस वाले ने मुझसे पूछा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। Then I replied only one sentence, that government is inculcating fear among the Muslims. बाद में उन्होंने 15 दिन के बाद मुझे टेलीफोन करके कहा कि नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यही नैरेटिव गवर्नमेंट का है। तो डरने की कोई बात नहीं है। खास करके स्टूडेंट से मैं कहूँगा, भाई क्यों डर रहे हैं वो? अगर आपने 1 साल तैयारी की है, 6 महीने तैयारी की है एग्जामिनेशन के लिए या किसी कंपटीशन के लिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह पे छोड़िए और आगे बढ़िए। जब कोई चीज आप तैयारी कर लेते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो डर आपका खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर डर बैठ गया तो आपके माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, और जो फियर जो है वो आपको कोई काम करने नहीं देगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। देन द थर्ड पॉइंट इज दैट it's satisfied with their circumstances and achievement. The people who are mentally healthy, they are satisfied with their circumstances and achievement. उनको जो कुछ अचीव हो जाता है उस पर तवक्कुल करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, रिग्रेट नहीं होता है जिंदगी में। तो रिग्रेट तो होना नहीं चाहिए। यू कैन नॉट बीट ए डेड हॉर्स। अगर आप वो पिछली जिंदगी के बारे में याद करते रहेंगे तो शायद प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग जहनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ होते हैं, दे आर सेटिस्फाइड वट एवर दे हैव अचीव्ड। जो भी सिचुएशन आता है उसको फेस करते हैं, उसमें जो अचीवमेंट होता है दे आर सेटिस्फाइड। दे फील चेयरफुल, फ्री फ्रॉम टेंशन, ऑलवेज दे कीप स्माइलिंग। आपके चेहरे से आपकी नफ्सियात के बारे में मालूम हो जाता है कि अंदर से आप खफा हैं, अंदर से आप गुस्सा हैं, अंदर से आप परेशान हैं, या क्या है। अगर आप हंसते रहेंगे तो शायद वो चीज़ों को ओवर आप कर लेंगे। Then another point is not adversely affected by the challenges of life. In our day-to-day life, we face a lot of challenges. If you go to on road, you face some challenges. If you go to any shop, you face challenges. If you go to the marketplace, you face the challenges. If you are doing a job,
then in the department there are 4 or 5 groups, there is challenges, and nowadays at country level a lot of challenges. So उससे नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए. And the ability to bring balance, feeling, desire, ambitions and ideas in one's life. उनको मालूम होता है कि अपनी डे टू डे के लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, फीलिंग को कैसे कंट्रोल करना है, डिजायर को कैसे कंट्रोल करना है. एक चीज मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि डेली हमें लगभग 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं. 80,000 इट्स ए नेचुरल वन. और 80,000 में 60% जो होते हैं, लगभग 48,000 वो नेगेटिव होते हैं. तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स को लेके चल रहे हैं, ज़्यादातर तो वो आता है कुदरती तौर पे, तो फिर आप तो कोई काम नहीं कर पाएंगे. लेकिन सवाल ये होता है कि आप उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. शैतान तो बहकाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका तरीका इस्लाम ने बता दिया है कि शैतान को झिड़क दो, या साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर, देयर इज़ नो प्लेस. सो फीलिंग को अपने जो है वो पहचानना ज़रूरी है, और नेगेटिव फीलिंग को पहचानते हुए पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है. अब वो थोड़ा सा मैं आपको डाटा के बारे में बता दूं कि डाटा जो है वो कितना खतरनाक है. जो एक सर्वे है, WHO ने कहा आज से 5 साल पहले कि डिप्रेशन विल बी द बिगेस्ट सिंगल डिजीज एंड चैलेंज इन द 21st सेंचुरी. अगर आप बात कीजिए आम लोगों से तो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं परेशान हूँ. वैसे डिप्रेशन का तो मतलब वो लोग नहीं समझते हैं. छोटी मोटी परेशानी को भी कहते हैं कि डिप्रेशन में चला गया. डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब अपने आप को अलूफ कर लें, आप घर में बंद कर लें, आप दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दें, अंदर आना शुरू कर दें, तो वो चीज़ जो है. लेकिन 21st सेंचुरी जो है रियली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत मुश्किल वाला वक्त चल रहा है. पॉलिटिकली चल रहा है, इकोनॉमिकली चल रहा है, रिलेशनशिप के उस पर चल रहा है कि ये चैलेंजिंग है. अब इस 21st सेंचुरी को मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी यहाँ नहीं बैठा होगा जिसको डेली कोई ना कोई चैलेंज नहीं होता है या कोई ऐसा इशू नहीं आता हो. लेकिन उसको सुलझाना ही मेंटली हेल्दी पीपल का काम है. जो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त लोग हैं, बहुत आसानी से उस चीज़ को सुलझा लेते हैं. और यही नहीं बल्कि 40 साल पहले साइकोलॉजिस्ट कंप्लान ने कहा था कि 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी एंड व्हाट नॉट. तो और उसने ये भी कहा था कि दिस सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड द काउंसलर्स. मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का क्या रोल हमारे डे टू डे लाइफ में होगा. एक और डाटा जो है आपको बताऊं कि 60 to 70 मिलियन पीपल इन इंडिया दे सफ़र फ्रॉम कॉमन और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर. ये डाटा जो है अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टॉप टू पब्लिश एनी टाइप ऑफ डाटा. कोई भी डाटा अगर गवर्नमेंट से मांगिए तो आपको मिलने वाला नहीं है. तो ये 5 साल पहले का है. 60 to 70 million people in India suffer from either common or severe mental disorder. And according to a study in Bombay, they pointed out that at least we need 50 lakh counselor and psychologists to look after these people. And the data says that out of 100, 3 people are depressed. And almost 11%, or you can say that exactly 10.9% in every lakh commits suicide due to the mental illness. ये WHO का डाटा है कि 1 लाख में से लगभग 11 लोग जहनी परेशानी को लेके वो सुसाइड कर लेते हैं. But the most devastating, most concern data for is that 50% of mental health conditions begins at the age of 18. ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग सभी टीचर बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है. क्योंकि जो हमने मालूम किया था
तो मालूम हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और यही एज ग्रुप है सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का, कि जहाँ पे एज ग्रुप वो 14 का है, और उसमें से 14% वो 50% जो है उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। एक चीज आप देखिए, अगर आप साइकोलॉजी में फ्रायड को पढ़िए, पियाजे को पढ़िए, उन लोगों ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया है। फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दिया है, पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, और बताया है किस किस स्टेज पे जो है आपको क्या क्या तालीमात आपको देनी चाहिए। इस्लाम ने भी साफ तौर पर कह दिया है। वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे, और मेरा ये मानना है कि जितने साइकोलॉजिस्ट हैं सब लोगों ने, चाहे मैस्लोव हो, चाहे पियाजे हो या फ्रायड हो, सब लोगों ने इस्लाम से इस कंसेप्ट को लिया है, लेकिन हम लोग शायद इसको नहीं ले रहे हैं। इधर मैं एक आर्टिकल लिख रहा था पेरेंटिंग के ऊपर, तो हमने कहा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो एक बात जो समझ में आई, वो पूरे, अगर आप जितने जो दुनिया के लोग थ्योरी दिए हुए हैं उस पर भारी पड़ती है। And that point is that a child born in this world with empty mind, empty headed, बिल्कुल कोरा कागज पर पैदा होता है, कोई गुनाह नहीं होती है, then who are the responsible for the indiscipline or other negative aspect of the child? It is the only parents. साफ तौर पे है। और खास करके एक चीज मैं बताऊं कि 9th क्लास, 8th और 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है, 13 और 14 साल के बच्चों का। इसीलिए ये डाटा भी हमको ये कह रहा है, मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि 50% मेंटल हेल्थ कंडीशन जो होता है वो 14 साल के उम्र में ज्यादा देखा गया है। शुरुआत तो 12 साल से हो जाती है, 11 साल से हो जाती है, लेकिन दिखाई 14 साल में देता है, क्योंकि 14 साल और 15 साल में बच्चा आके रिएक्ट करता है, उससे पहले वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वालिदैन जो है उसको खाना पीना पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा लेते हैं। लेकिन चूंकि 14 साल के बलागत तक आते आते बहुत सारे बच्चे बालिग हो जाते हैं, बहुत सारे उसके बाद होते हैं। ये इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट एंड स्टेट टू स्टेट। लड़कियां जो है 11 साल में, 9 साल में तो वहाँ उड़ीसा में हो जाती है। हर स्टेट का अपना अलग अलग है, वो जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर पड़ता है। 14 साल में बच्चा जो है ही वांट्स फ्रीडम, ही वांट्स लिबर्टी, वो ये चाहता है। लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी तो ये बच्चा ही है। सो देयर इज ए कन्फ्लिक्ट। बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, इसको पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। देन हुज ड्यूटी ऑफ दिस? इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, इट इज ड्यूटी ऑफ द टीचर्स टू टेल ऑल दीज थिंग्स। अगर इस एज ग्रुप को हम अगर कंट्रोल लेके चले गए तो शायद शायद हमारा बच्चा खराब नहीं होगा। Another data is that 75% of mental health conditions develop by the age of 24. अब ये आपने दबा लिया 14 साल, 15 साल, 17 साल तक आपने दबा लिया, 24 साल में जाके और उजागर हो जाता है। ये एक तो आगे मैं बताऊंगा कि उनके स्टूडेंट्स के इश्यूज क्या हैं, लेकिन दूसरी चीज के बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स होते हैं जो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट देके या किसी तरह के पनिशमेंट देके बच्चे के अंदर जो उसके विशेष होते हैं सप्रेस कर लेते हैं। फ्रायड ने साफ तौर पर कह दिया था कि बच्चे के जो विशेष होते हैं, इफ यू सप्रेस देन इट रिफ्लेक्ट्स इन द लेटर लाइफ। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। देन 970 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्ट्रगल विद सम मेंटल इलनेस। कोई ना कोई उनको बीमारी है, माइल्ड टाइप ऑफ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस। इट बिकम द इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। देन 14.3% ऑफ डेथ इज ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। पूरे वर्ल्ड में जो लगभग 14.3% ऑफ डेथ जो होता है मेंटल डिसऑर्डर की भी होता है। एंड नाउ कम टू द इंडिया, and please everybody should open the eyes. India is the world's suicide capital with over 2.5 lakh cases in a year. ठीक है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे या किसी लेवल पे भी।
लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी ये होती है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि हम इसको देखते रहें। एंड आई थिंक द टीचर्स आर द बेस्ट। जो चालाक टीचर होते हैं वो 8th और 9th क्लास के ऊपर आके पहचान लेते हैं कि कौन बच्चा डिरेल हो रहा है। दो रास्ता बच्चा चूज कर लेता है, एक अच्छाई वाला और एक बुराई वाला। उसको पकड़ने का एक तरीका ये है कि अगर वो ग्रुपिज्म करता है, गैंगबाजी करता है, अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वो गलत रास्ता वो चूज वो कर रहा है। अब ये तो आपको ब्रीफ डाटा हमने बता दिया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कितना एक भयानक, कितना एक डेंजरस एस्पेक्ट बन रहा है फैमिली के लिए। आज के टाइम में देखिए ना, एवरी पेरेंट्स इज वरी अबाउट द यूज ऑफ मोबाइल। इट्स अ फैक्ट। उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने बच्चे को डांट के मना कर दे कि नहीं मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें। उनके अंदर ये भी हिम्मत नहीं हो रही है व्हाट आर द गुड एंड बैड यूज ऑफ दैट। तो उसमें हम बाद में उस पर हम आएंगे। तो किसी का कॉल आ गया था, माफ कीजिएगा। अब अगर जितनी हमारी पॉपुलेशन है और 14% और 50% का जो डाटा हमने दिया यंग बच्चों के लिए, और 2.5 लाख लोग तो मर ही रहे हैं, तो अब आप देखिए कि उनके ट्रीटमेंट के लिए उसका रेशियो क्या है। Who is going to treat them? Either the psychiatrist or the social worker or the psychologist or the counselor. So there are just 0.3 psychiatry and 0.07 psychologists and 0.07 social workers are available per 1 लाख। यानी कि 1 लाख अगर हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स हैं, या दूसरे वर्ड्स में आप पेशेंट भी कह सकते हैं अगर सीवियर है तो उसके लिए सिर्फ 0.3%, 0.7 and 0.07 सोशल वर्कर्स अवेलेबल है। एंड वेयर 6.6 पर लाख साइकेट्री आर इन डेवलप कंट्री। बाहर के कंट्री में तो 6.6 पर लाख है और हमारे यहाँ जो है सिर्फ 0.07% है। एंड एवरेज नंबर ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स ग्लोबली जो है 0.04 पर लाख है, और इंडिया में 0.004% है। अल्लाह ना करे कि कोई मेडिकल में उसको एडमिट होना पड़े या साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाना पड़े। मैं कभी कभी यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाता हूँ, इतना ओवर बर्डन है, इतना ओवरलोडेड डिपार्टमेंट है। देयर आर ओनली 3 or 4 psychiatrists are there and the number of patients are huge. Another fact is that presently India needs mental health counselor in lakhs. As I pointed out, we need 50 lakh, counselors at present in India. And another point is more women than men are diagnosed with depression. 1 male and 4 female, ये रेशियो है। औरतों में ज़्यादा होता है। रीज़न आपको मालूम होगा कि डबल वर्क करना पड़ रहा है, फैमिली को देखना पड़ रहा है, जॉब में अगर है तो वो भी देखना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है। Another data says that worldwide 78% students reported having had a mental health problem and 33% has suicidal ideation. 33%, चलिए मान लीजिए 33% भी ना हो, अगर 13% भी है, 23% भी है, 20% भी है, ये सुसाइडल आइडिएशन के लिए आता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं ना, कि हम अब मर जाएं। रीजन उसका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये हम तो मान के चल रहे हैं कि उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। आजकल के जवान क्या कह रहे हैं, देयर इज जनरेशन गैप। हम भी अपने टाइम में कहते थे जनरेशन गैप, हमारे अब्बा भी कहते थे जनरेशन गैप, आजकल के भी बच्चे कहते हैं कि जनरेशन गैप। इसका मतलब दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो एंड आजकल क्या कहते हैं कि हमको कोई सुनने वाला नहीं है, हमको कोई समझने वाला नहीं है। सो व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू either teacher or the parents, and if you neglect them, if you kick them out, or if you
डील हार्शली, तो उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता है। वो कहते हैं कि अब बेहतर है कि हम अपना अपना वो ख़त्म कर लें, मर जाए, बेहतर है कि हम मर जाए। और ये आइडिया आते आते एक टाइम ऐसा आता है कि वो सुसाइड की तरफ चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो बेस्ट ये है कि अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा है, कुछ कह रहा है, तो अगर सिर्फ आप 3 मिनट 3 मिनट उसकी बात अगर आप सुन लें, तो शायद वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमारे पास टाइम तो है नहीं, हम सुनने को तैयार ही नहीं है, हमारे अंदर लिसनिंग एबिलिटी नहीं है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि हम टीचर की आदत है कि हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं। एंड आई थिंक लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स टू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, चाहे रिलेशनशिप एट योर होम, चाहे एट योर वर्क प्लेस, चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं सफ़र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ये है कि किसी की बात को सुन लें। आपको शायद वो किस्सा मालूम है कि अल्लाह के रसूल के पास एक तुतलाता हुआ बच्चा आया, तो अल्लाह के रसूल ने सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी बात सुनी। आप जब सुन लेंगे तो बच्चे के जहन में एक बात आती है कि यस, आई एम बीइंग लिसन्ड बाय अदर। आप मतलब कि नॉट बीइंग हर्ड बट बीइंग लिसन, लिसन मीन्स कंप्लीटली इमर्स विद अदर पीपल, इन्वॉल्व आप हो जाइए। यानी कि आपका आँख कान नाक जहन बिल्कुल वो जो आदमी जिससे बात हो रही है उससे सुन। तो और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किया 2013 में, और उसको अपना डायरेक्टर भी रहा 2017 तक। तो मैं एक ही काम करता था कि जो भी आता था उसको 5 मिनट सुनता था। 5 मिनट के बाद वो क्या कहता था, यस नाउ आई फील फ्री, हमारा बोझ हल्का हो गया। सो आजकल के बच्चे के इश्यूज क्या है, चूँकि टाइम जो है हमें सिर्फ 50 मिनट मिला हुआ है, तो मैं इश्यूज की तरफ आता है कि इश्यूज क्या है बच्चों के लिए। 5-6 इश्यूज जो है हमने आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन सर्वे। हमने सर्वे किया था 4-5 साल पहले। उसमें जो इश्यूज है, नंबर 1 इज पेरेंटल प्रेशर। सबसे बड़ी जो चीज उभर के आई उसमें, बच्चे जो परेशान होते हैं पेरेंटल प्रेशर की वजह से होते हैं। इट्स फैक्ट, इट इज आवर ऑब्जर्वेशन that every parents he wants that our child should be excel, not in the field of academics but in the field of sports, in the field of extracurricular activities, everything. Is it possible for a child to excel in all the fields? No, it is not possible. अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग पैदा किया है। आप देख लीजिए, हम इंप्रेशन को उठा के देख लीजिए, किसी का एक दूसरे से नहीं मिलता है, आइडेंटिकल ट्विन से नहीं मिलता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स दे आर कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन विद अदर इन प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर एबिलिटीज, देयर इंटरेस्ट, देयर एप्टीट्यूड, देयर आईक्यू लेवल। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और कहते हैं कि तुमको जो है सिर्फ 90% आया, 95% क्यों नहीं आया, 98% नहीं आया। मेरा ये कहना है कि if a child gets 85%, 90%, then he has scope to improve। अगर वो 100% कर लेगा तो फिर बाकी क्या रहेगा। तो एक पेरेंटल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, देयर इज conflicting ideas, conflicting feeling among the parents. The mother wants to see their child as a doctor, father as an engineer। हाँ, पीयर ग्रुप कहता है कि चलो आईएएस बन जाए, टीचर कुछ और कहता है। ये जो 17-18 साल वाले बच्चे हैं, दे आर ऑलवेज इन कंफ्लिक्ट। जैसे कि पहले बताया कि बहुत सारा जो है उनका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस हार्मोनल हो रहे हैं, एक प्लस ये हो जाता है। सो बच्चा चाहता है कि हम अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाए, माँ कुछ और चाह रही है, अब्बा कुछ और चाह रहे हैं। सो देयर इज ए मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सो ही इज अनेबल टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर। सो पेरेंटल प्रेशर की वजह से बच्चे और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। बल्कि क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ बैठ के 4-5 साल पुराना रिजल्ट देख के डिसाइड करना चाहिए कि क्या तुमको करना चाहिए। हमारी 3 औलादें हैं, हमने तो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया दोनों बच्चियों पे, और ये आया कि दे आर मेडिकल एंड माशाल्लाह दे गॉट एमबीबीएस और बीडीएस। और बच्चा भी 8th क्लास में है, तो आई एम प्लानिंग टू
coming within 6 months, I will have the interest test, IQ test and other things, then we will decide his career. अब बच्चे के ऊपर छोड़िए कि क्या बनना चाहता है, and then you help him. The second issues which emerged and which need guidance, that is competitive examination. कोई भी आजकल के टाइम में एग्जाम नहीं है जिसमें बहुत हाई लेवल का कंपटीशन नहीं होता है. Just giving an example of NEET, there are hardly 35,000 government seats are available in India, and around 24 lakh students appear in that examination. तो आप देखिए कितना हाई लेवल का कंपटीशन है. इंजीनियरिंग में जाने के लिए अब तो 3 फेज में अपने कर दिया है. IIT वगैरह में जाने के लिए किस लेवल का कंपटीशन होता है, और इसमें भी बच्चे 720 में 720 लेके आ रहे हैं. लेकिन इस बार तो साहब कमाल हो गया, गवर्नमेंट ही ने कमाल कर दिया. I have been associated with NTA, so I know the facts. बहुत सारी चीजें हैं तो हमको मालूम है. पता लगा कि 69 बच्चों को 720 आ गया. इट्स नॉट अ पॉसिबल. सो एक तो हाई लेवल कंपटीशन है, जितने सीट है उसके 1000, एक सीट पे 1000 भी तो बैठ जाते हैं. अब फिर उसमें भी कंपटीशन है कि आई कैन गेट एम्स, मौलाना आजाद, अलीगढ़, BHU लाइक दिस. ये प्रेशर देख लिया, और उसमें भी क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहे हैं. सो यहाँ पे क्या है, और इफ इवन दे क्वालिफाई दिस ईयर 650 जिन्होंने अचीव किया, दे आर नॉट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज. इट इज माय कैलकुलेशन. सो कितना प्रेशर है. एक छोटा सा 18-19 साल का बच्चा, हम लोग उस उम्र में तो सिर्फ 4 घंटा पढ़ते थे या 14 घंटा खेलते थे एक तरह से सोने वोने को लेके. अब तो वो 14 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद भी nobody can give the guarantee. In spite of all these 14 hours labor, there is no certainty that they will get the seat, or even today they will get any government job. You see the data, 14% students youth are unemployed. और जिसमें एज हमारे अभी इंडिया का क्या है, 25% वाले एज वाले कितने हैं, 30%, 30 ईयर से एज वाले, उनकी तादाद कितनी हो गई है, अराउंड 50% हो गया है. अब उसमें भी गवर्नमेंट में, कैन यू इमेजिन, 57 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर वर आउट. आई हैव बीन आल्सो एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. 57 या 59 एग्जामिनेशन का पेपर आउट हो जाता है. लेटेस्ट, and after a few days I will also go for the final selection of one of the examination. पता ये लगा कि जो कंट्रोलर है उसने कॉपी ही चेंज कर दी, एक बंडल कॉपी चेंज कर दिया, वो पकड़ा गया. सो फ्यूचर सर्टेन नहीं है. बच्चे से बात करके देखिए तो कहते हैं कि व्हाट आई विल डू आफ्टर MA साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे दे आर गेटिंग 30 to 40,000 पर मंथ. और दिल्ली ऐसी जगह, बॉम्बे ऐसी जगह पे तो 10 से 15 हजार उनको मकान का किराया लग जा रहा है. एक वक्त का खाना जो है 200 रुपये का भी उनका पेट नहीं भरता है, जो लाइफ स्टाइल हो गया. सो देन द स्टडी प्रेशर. अभी हमने बात करी कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है. उसके बाद भी चोरी हो रही है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, चोरी कराई जा रही है, सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है. सो हु इज गोइंग टू डील विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स. सो मेंटल हेल्थ तो खराब होना ही है. तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है. और अब आप देख लीजिए एक चीज और, जिस कंट्री में द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग राशन फॉर 80 more than 80 करोड़ पीपुल, जहाँ पे इलिटरेसी इतनी है, वहाँ पे क्या मौतें नहीं होंगी, लोग सुसाइड नहीं करेंगे, नदी में छलांग नहीं लगाएंगे? अभी तो डाटा ही हमारे पास नहीं आ रहा है. नीट में कितने लोग परेशान हुए, उसके डाटा ही रोक दिया गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं किया. तो अगर हम जमात के लेवल पे या इस लेवल पे, मुझे खुशी है कि जमात ने ये इनिशिएटिव लिया है और टीचर्स को उसमें वो किया है. मैं तो चाहूँगा कि अगले बार कई फेजेस में 500-500 बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग इस पर बात करें, 1 घंटा 1.5 घंटा बात करें. लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, दे विल स्प्रेड दिस मैसेज टू द स्टूडेंट्स, दे विल
ये मैंने मदरसे के ऊपर काम किया है। जो हमारे मुस्लिम बच्चे जितने डिसिप्लिन है, आई हैव डन 3 प्रोजेक्ट ऑन मदरसा स्टूडेंट्स, जितना डिसिप्लिन है वहाँ कहीं पे नहीं है। अब किशनगंज में था, मदरसे में गया मैं, वहाँ पे जो है बच्चे नाश्ता कर रहे थे, सुबह सुबह गोश्त रोटी खा रहे थे, मैं भी उनके साथ बैठा, कहीं से जलेबी आई थी, और वहाँ कम से कम 500 बच्चे थे। मौलाना ने एक आवाज दी, सब बच्चे आके जमीन पर बैठ गए, जलेबी डिस्ट्रीब्यूट। क्या ये डिसिप्लिन नहीं है? क्या बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं? बच्चे हमारी बात मानेंगे, कमी तो हमारे अंदर है। देन एक और इशू आ गया है बच्चों में, लुकिंग गुड। इट्स वेरी गुड टू लुक गुड। लड़कियों में तो ये है कुदरती तौर पे, लेकिन आजकल के लड़के ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, अपना ये करवा रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या करवा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। ये जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इफ दे टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री डाइट अगर ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो वो एक मुश्किल हो जाता है आगे के उसके लिए। देन पीयर प्रेशर एंड ड्रग अब्यूज, दो चीजें जो है आम हो रही है। यू गो टू द कश्मीर, ड्रग एडिक्शन हाई लेवल का हो गया है, और इसकी शुरुआत जो है एक बार एक कश लेने से या चाटने से होती है। थोड़ी असम में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, गुजरात में तो है ही है, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपको मालूम होगा कि कितना टन जो है ड्रग्स जो है पकड़ा गया मुर्गा पोर्ट के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। ये सब चीजें हम लोगों को देखने की है। These are the major issues of our students, and it is challenge for the teachers, challenge for the guardians, how we are going to deal with. So far as issues of the students, वो है academic issue। लगभग 57% students they want some type of counseling and guidance regarding academics. Maybe it is related to the teachers, maybe related to the books and syllabus, may be related to the academic affairs. आप पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, कितने लोग पूछते हैं कि बेटा समझ में नहीं आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं बोलते हैं। तो हमें ये चाहिए कि उन बच्चों को लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम दे के, अगर जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है उसको दूर कर दें। अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू sort out the problem, address the problem, then it will add and will be add and will be add. Then लगभग 12% बच्चे इमोशनल टाइप से हैं, उनको अफेक्शन नहीं मिलता है, या किसी से कुछ और भी बात है, माँ बाप से उनको ये है। एक एक के उस पर अभी मैं आर्टिकल अभी प्रेजेंटली मैं लिख रहा हूँ इमोशनल एब्यूज के ऊपर, एंड दैट इज रिलेटेड टू द पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो बच्चों से अगर आप ये सिर्फ कह देते हैं कि जाओ अब्बू सो रहे हैं, जबकि अब्बू सो नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि आप करप्शन उसको सिखा रहे हैं, आप उसके दिमाग में बैठ जाता है। सो लगभग 12% बच्चे जो हैं वो इमोशनल प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं। मे बी देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, देयर इज ए कंटिन्यूअस क्वारल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। The child cannot say anything, but he understands. He feels the feeling of the parents. डर के मारे नहीं कहेगा। या there is a discrimination among the siblings, बहन भाई जो है, आप किसी बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या बेटी को दे रहे हैं, या बड़े वाले को दे रहे हैं, वो इमोशनल प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर भी रिपोर्ट है। अनदर इज सेक्सुअल प्रॉब्लम। सेक्सुअल प्रॉब्लम में ये चीज़ें आ रही है भाई कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, अगर वो कुछ चीज़ अपना काम भी कर रहा है नेट के ऊपर बैठ के, उल्टी पुल्टी उसमें तस्वीरें आ रही हैं, और जो गलत चीज़ें होती हैं उसके तरफ आदमी ज़्यादा मायल होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सो क्लास में या पेरेंट्स में ये भी बताने की ज़रूरत है कि ओके, मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सेस information, extract information within a second. You can talk with your parents sitting thousands kilometers away from you, but at the same time there is a negative aspects. सोशल मीडिया का तो हम अगर बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, वो आप देख ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें फैल रही हैं। देन फैमिली प्रॉब्लम में
nowadays there is a mostly nuclear family, so joint family system तो है नहीं कि अगर हमारे अंदर मार पिटाई हो रही है तो दादा दादी रेस्क्यू के लिए चले आए. Then the social issues and other issues are also prevailing. But question is that what can we do? I think only 10 minutes left. So I'm just leaving all these general issues like relationship issues, mental health problem, like these all things I'm leaving. Now I'm coming to the last uh, point, that what we can do to enhance their mental health. एक और भी चीजें मैं छोड़ देता हूँ. सो इसके रीजंस क्या क्या हैं? देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन, बायोलॉजिकल रीजन एंड सोशल रीजंस. But the last segment of my talk is how to achieve positive mental health. So how you are going to guide your students to achieve the positive mental health. Till now we have talked about the negative aspect. Okay, what are the issues, what are the factors which influence the mental health of the any individual, you can say, particularly the students. But how you can be helpful, how you can guide to enhance the mental health. Number one, understanding self. Number one is understanding self. That means every individual should understand oneself at two levels. One psychological level. तो एक्चुअली होता क्या है कि पहले हम अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरे को समझने में हम महारत हासिल करते हैं. हम अगर आपसे पूछें कि आप अपनी दो चार गलती बता दीजिए तो शायद नहीं बताएंगे. सो एट वन स्टेज एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड हिज IQ लेवल, his interest level, his personality and his aptitude. कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, मेरा IQ लेवल क्या है, अगर उस एरिया में है तो उसके लिए IQ लेवल की ज़रूरत क्या होगी, और हमारे अंदर वो सलाहियत है या नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है. वो IPS बनना चाहता है लेकिन इतना टीमिड है कि डर के मारे भाग जाता है. तो ये तो कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा. दूसरी तरफ पे आप अपना सेल्फ जो है तो असेसमेंट कीजिए कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है. जब हम एहसास करते हैं अपने आप को तो ये पाते हैं कि अगर बुराई ज़्यादा है, लेकिन वो दैट शुड बी ऑनेस्टली, कि आप रहें और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करें, तो आपको पता लग जाएगा कि आप में कितनी अच्छाइयाँ कितने % हैं. तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है हमारी बुराई कम होती चली जाती है. सिर्फ असेसमेंट ना करके, बल्कि हम अगर उस पर सोचें, गौर फिक्र करें कि भाई हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, अगर ये दिमाग में आता रहेगा तो हो सकता है कि हम सही बोलने की तरफ मायल हो जाए. हम क्लास में टाइम पे जाते हैं तो अब ये रहे कि भाई ठीक है, टाइम पे नहीं जाते हैं, हम पहले चले जाएंगे. Then every human being, every student should set two goals. One is short-term goals and another is long-term goals. Short-term goals means day to day. कल हमको क्या करना है, कल क्लास हमारी किसकी है, कल हमको कौन कौन सा काम करना है, ऑफिस में किस फाइल को निपटाना है, उसकी तैयारी हम आज कर लें. और लॉन्ग टर्म गोल कि हमें आगे क्या बढ़ना है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर, तो आपको कम से कम जो है क्लास 10 से तैयारी करनी चाहिए. अगर आप IAS IPS बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है BA और फिर उसके बाद और भी उसकी तैयारी करना चाहिए. सो एक नाम आपको मैं बता रहा हूँ, विक्टर फ्रैंक विक्टर. he was a great psychologist and he wrote a book, Meaning of Life. वो जब हिटलर के टाइम में कंसंट्रेशन कैंप में जब कैद किया गया था तो उसके आंख के सामने उसके पूरी फैमिली, उसके दोस्तों को मार दिया गया था. लेकिन अपने सामने एक उसने गोल फिक्स किया कि हमें किसी तरह से बाहर जाना है और यहाँ के बारे में लिखना है और
कैसे इस एगोनी से कैसे हम दूर होकर निकलेंगे, ये सब चीजें हमको मेंशन करनी है। उस बंदे ने बाहर निकला और बेहतरीन साइकोलॉजी की किताब लिखी, उसका नाम था मीनिंग ऑफ लाइफ। हम मुसलमानों को तो सोचना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी क्यों दी है, इसका क्या मकसद है। अगर यही सोच लें और हम अपने ऊपर गौर यही कर लें कि अल्लाह की नेमत के ऊपर कि हाँ, गोश्त में से जो है रुआं निकाल देता है, नाखून निकाल देता है, सर में से बाल निकाल देता है। चलिए बहरहाल वो एक अलग सी बात हो जाएगी। तो गोल सेट करने से व्हाट हैपेंस, एवरी डे योर माइंड्स रिमाइंड्स यू कि यू हैव फिक्स्ड द गोल, so you have to do it, to put full effort. Third is time management. Allah has given 24 hours to everybody, whether it's Trump or Modi or Shah Alam or Mahbubul Haq Sahab or anybody else or Wahid Sahab, Imam Sahab, everybody got 24 hours. There is no discrimination from the Allah. So according to me, if you divide 24 hours into 3, 8 plus 8 plus 8, then you can excel day-to-day life. As I pointed out that mental health means if you are satisfied with your day-to-day life. So you divide 24 hours into 3, 8 plus 8 plus 8, 8 hours for sound sleep. If you sleep more than 8 hours or less than 6 hours, you are not mentally healthy. This is one parameter you can say. Then 8 hours for your, work. चाहे आपको पढ़ाई करना हो या ऑफिस का काम करना हो। ऑफिस में तो 10 घंटा कोई काम आपसे लेता नहीं, हाँ आजकल प्राइवेट वाले 12 घंटा भी ले लेते हैं। एंड 8 hours फॉर योर सोशल वर्क, रिलीजियस वर्क, योर हेल्थ, प्ले, लाइक दिस। तो अगर ये 8 घंटा अगर आप बांट लेते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड सेल्फ कंट्रोल मीन faith in Allah. If you have faith in Allah, then your willpower will be strong. यानी कि अगर जो चीज हमें मिल गई अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिली अल्लाह की मसलिहत है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट। और हो सकता है कि उम्र के साथ साथ चीजें ये आती हो, लेकिन फैक्ट यही है कि अगर आपको अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल जो है वो डिसऑर्डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप सोचने लगेंगे कि अरे फला ने स्नूप कर दिया, फला ने टांग अड़ा दिया, फला ने जो है वो कर दिया, ऐसा होता तो वैसा होता। अरे भाई एक जुमला में ये पैसे रहते कि ओके अल्लाह की मर्जी होगी तो मैं और रिसीव कर लूंगा, अभी जो दिया अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है, नहीं दिया है उसमें बेहतरी होगी। इट्स अ बेस्ट वे, बेस्ट साइकोलॉजी के अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए। देन अनदर if you feel that नमाज पढ़ना है, if you feel that कहीं पे कुछ है, देन वैल्यू एंड टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आप डेवलप कीजिए। आजकल तो मोबाइल है, अगर लगता है कि हम सही चीज नहीं हो पा, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, अकेले देख के आप कर लीजिए। सो माफ कीजिए, कॉल आ गया था। एंड देन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह ही से सब कुछ करें। देन काउंसलिंग, अब वो मेरे ख्याल में वक्त ख़त्म हो रहा है। एक बात आप आखिर में मैं कहूँगा, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। इफ यू परसीव द थिंग्स गुड, योर माइंड विल वर्क in that direction. If you perceive anything bad, your mind will work in wrong direction. If you are perceiving that lecture will be benefited to you or your students or your family members, that will bring positivity in your mind. If you think that this lecture is a bakwas and ये तो सब लोग कहते हैं अपने ऊपर नहीं करते हैं, that will bring the negativity in your mind. I think 1 hour has been completed.
So if moderator wish to give 10 minutes to the participants to uh, ask any question or give advice, then I'm ready for that. मैं टेलीफोन करता हूँ, मैं एक लेक्चर में हूँ। सर एक तो लाइव मेरे ख्याल 10 मिनट का सवाल जवाब का टाइम है, तो 10 मिनट के अंदर अपने सवालात रखें। And I will also welcome if somebody will criticize me. I will also welcome. इस पूरे डिबेट को और लेक्चर को एक सेंटेंस में कंक्लूड कीजिए थोड़ा सा। क्या फरमा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे लेक्चर को कर सकते हैं तो कीजिए। हेलो सर, इस लेक्चर को एक सेंटेंस में कंक्लूड करने अरे भाई, आपने तो गागर में सागर भरने के लिए कह दिया। मैं एक ही सेंटेंस में कहता हूँ कि मेंटली अगर खुश होना चाहते हैं तो अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड डिसीजन। ये आवाज नहीं आ रही है सबका जो है, आप अनम्यूट। हाँ, और आप मैं ये सोचता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड बी ए ह्यूमन बीइंग विद कंप्लीट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Yahya from Tamil Nadu. You have given a thought-provoking lecture on mental health. No doubt, many of our students are suffering from mental health. So, apart from this lecture, we have to impress and insist upon the educational institutions to create an awareness in the minds of children about mental health at regular intervals at the school level. So thank you very much, sir, for sharing your experience and knowledge with us. I think there is a network issue. मेरे ख्याल में भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, लोगों को नेटवर्क का इशू भी हो रहा है और लोग हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं। जी, कम से कम आप ही लाइव आ जाइए। कर मैं सुन रहा हूँ। नसीम फैजी साहब, अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल रखें और नहीं तो माइक ऑफ रखें। अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मैं। तो हमारे पास जो है बच्चे बहुत ही लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से बच्चे आते हैं। काउंसलिंग करने पर पता चला कि कुछ बच्चे ड्रग के एडिक्टेड हैं। तो इस चीज़ को हम मतलब एक कॉलेज लेवल में, इंस्टीट्यूशन लेवल में हम किस तरह से इसको हैंडल करें और इस मीनेस को कम करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं सर? एडिक्शन जो है ना, ड्रग एडिक्शन तो बहुत बड़ा मसला हो गया है इंडिया में। मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है डाटा नहीं दे रही है, लेकिन है बहुत बड़ा मसला है ये। अगर कोई एडिक्ट है तो काउंसलिंग से और गाइडेंस से सही नहीं है। उसको जो है, जो डी एडिक्शन सेंटर है वहाँ पे ले जाना जरूरी है। जो भी वो ट्रीटमेंट बताएं उसके साथ साथ काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। सिर्फ काउंसलिंग से आप कहें कि भैया ये छोड़ दो तो ये नहीं होगा, क्योंकि या तो सिगरेट पी रहा है तो निकोटीन इतना उसके अंदर है कि उसको तलब उस चीज़ की होती है, चाहत होती है कि ये ले। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कीजिए और पहले अपने लेवल पे थोड़ा उनको समझाइए, गार्जियन भी समझाएं, क्योंकि
ये एक एडिक्ट की जो है एक पहचान ये है ना कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर उसके घर में कभी एडिक्ट रहा होगा तो उसका असर आ गया, और लेकिन आजकल जो है ना दोस्तों के चक्कर में आके खराब हो रहा है। तो बेहतर है कि डी एडिक्शन सेंटर पे ले जाएं, कुछ दवाएं देंगे या फिर कुछ समझाना बुझाना जो होगा तो वो करना पड़ेगा। तो ये आप रास्ता आपने एक अपना सकते हैं। लेकिन अगर एडिक्टेड है, अगर शुरुआत है तो आप कंट्रोल कर लेंगे उसको, लेकिन उसमें कभी भी मार पिटाई का कोई वो नहीं होना चाहिए। परसुएशन जो है वो होते रहना चाहिए। उसके साथ साथ माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, गार्जियन टाइम दें, फैमिली वाले टाइम दें, और एक चीज़ देखें कि आखिर एडिक्ट कैसे बना। किसी की डांट की वजह से बना, फेलियर की वजह से बना, पैसे की कमी की वजह से बना, दोस्तों की वजह से बना। तो जहाँ आपको अगर ये रीजन पता लग जाएगा तो फिर उसका सॉल्यूशन भी आप मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर राजेश, आपका अगर कोई सवाल हो तो रखिए। Sir, good evening, sir. I am Dr. Rajesh from Telangana. My research topic is a study on mental health relation with academic performance and achievement motivation in residential school students, sir. Sir, I observed so many issues, but there is a lack of the disturbance between the counselors and students. Here now, central schools are appointed so many counselors, sir, but state schools are not give that opportunity. Are you told many things about the mental health? I observed, sir, but how to possible, sir, create the every school appointed as a counselor? There is any easy way to give the suggestion to schools? You see, I think I don't know how many people have joined this webinar. I don't know. Well, suppose 50 they have joined, so they can expect if a teacher, if a school give a training for 3 days on mental health only to all school teachers, they can spread in their respective class. This is the easy way. Otherwise, it's very difficult for a single counselor that he can deal with all the 1,000 students in a school. It's not possible. But if a teacher can play a role of a counselor or motivator or social worker, then the task will be easy. And it is not for 1 day or 2 day program. It should be on continuous basis. That is why the WHO organized and observed 10th of October every year. So it's a responsibility for everyone, for the parents, the headmaster, the teachers, and the social workers. Then only you can, and it will be only way. One way that to bring mental health is the awareness and talking with the students and listening them. को हमने कहा ये बेटा मिर्जा इफ्तिखार बेग हैं गालिबन, आवाज से तो ऐसा लग रहा है शायद। जी हाँ जी हाँ वो नहीं बोल देना क्या सर? तो हमारी क्लास कहाँ तक में बोलना? क्या है, अगर वो इसको मतलब मैंने असल मुझे वो डाउट ये हो रहा था। पढ़ाया और उसको नंबर कम आए, उसको हमने कहा बेटा तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ो, तुम्हारी राइटिंग पावर तुम्हारा ठीक है, तुम साइंस नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना। लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी कहा कि बेटा तुम जो है ह्यूमैनिटीज पढ़ो, और उसने पीसीबी ले लिया है। उससे मैंने पूछा कि पीसीबी आपने क्यों लिया? तो सर मुझे डॉक्टर बनना है। और मैंने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 36 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 36 आवर यू हैव टू रीड, समझा, स्टडी करना पड़ेगा। उसने कहा 36 आवर कैसे करेंगे सर? हमने कहा 36 आवर नहीं कर सकते हो तो यू कैन नॉट बी ए डॉक्टर एट एनी कॉस्ट। आप कहीं लिख लो इसको प्लेन पेपर पे। लेकिन फिर भी वो जिद करके उसने बायो पढ़ना शुरू कर दिया और उसको कुछ नहीं आ रहा। अब उसको कैसे हम मोटिवेट करें ये बताइए, क्योंकि वो एक नेशन की प्रॉपर्टी है। ऐसा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके स्कूल में काउंसलर रख रखा है दिखावे के लिए।
एक काउंसलर 2 घंटा इसी स्कूल में होता है, फिर स्विच ओवर करके उधर चला जाता है, फिर उधर चला जाता है। yes, yes. ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती आपकी है और उसके पेरेंट्स की है कि उसको सही तरीके से आपने कन्विंस नहीं किया। साफ तौर पर बता दूंगा कि जिसमें ये एबिलिटी है ही नहीं है, जब आप उसको डील कर रहे थे कि भाई साइंस में तो तुमको 40 नंबर है, लेकिन तुमको तो मेडिकल के लिए 98 आना चाहिए, उसी वक्त जो है आप उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार आप उसको कन्विंस करते, पोलाइटली करते, डांट डपट के नहीं करते, उसके दिमाग में बैठा देते तो शायद वो नहीं करता। तो इसमें मैं चूंकि प्रखार साहब को जानता हूँ, इसलिए ब्लंटली इनको कह रहा हूँ कि इट्स योर फेलियर एंड फेलियर ऑफ गार्जियन पेरेंट्स, नॉट द चिल्ड्रन। बच्चा जिद करता है ना, तो बच्चा तो जिद्दी होता है ये, तो क्या उसके हर जिद को आप मान लीजिएगा? आप लोग कन्विंस करने में फेल हो गए इसलिए ऐसा हुआ। तो मेरे ख्याल में सवालों जवाब का काफी लंबा टाइम हो चुका है। मैं सबसे पहले मोहतरम प्रोफेसर शाह आलम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी अलालत के बावजूद इस टीचर्स एम्पावरमेंट लेक्चर सीरीज के 8वें लेक्चर के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और फिर एक कीमती और हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं इस आज के इस प्रोग्राम में शरीक तमाम शुरका का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और आज के इस लेक्चर को सुना और सुन करके इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाएंगे कि जो कुछ यहाँ से सुना है इसको इंशाअल्लाह अपने स्कूलों में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay, thank you very much for giving me a space. I'm thankful to all my respected teachers for listening patiently. Thank you very much.